जय हिंद स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अतुल यादव, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज अंबाला। विद्यार्थियों, आज का हमारा जो चैप्टर है वो है कांग्रेस ऑफ वियना, मोटिव्स, प्रोविजंस एंड सिग्निफिकेंस। इतिहास के अंदर जब हम किसी घटना को पढ़ते हैं तो उसमें हम उस स्थान के बारे में सबसे पहले जानते हैं जहां पर घटना हो। तो ये कांग्रेस हुई वियना के अंदर। कांग्रेस का मतलब है कोई बड़ी बैठक होना। वियना ऑस्ट्रिया के अंदर है। तो ऑस्ट्रिया के अंदर ये बैठक हुई, उसे हम देखेंगे कि ये कैसी बैठक। तो बैठक के अंदर बैठक के क्या मोटिव्स थे, क्या प्रोविजंस थे और क्या सिग्निफिकेंस था इसका। इसको जानने से पहले एक इतिहास के विद्यार्थी के तौर पर हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ये जानें कि ये वियना कांग्रेस हुई क्यों थी, क्या आवश्यकता पड़ी थी इस वियना कांग्रेस। तो उसके लिए हमें थोड़े से इतिहास के अंदर जाना पड़ेगा। ये घटना विद्यार्थियों 1815 ईस्वी की, अर्थात 19वीं शताब्दी के आरंभ की ये घटना है। दूसरे दशक में ये घटना घटित हुई। तो जब हम वियना कांग्रेस को देखेंगे, वियना कांग्रेस के विषय में पढ़ेंगे, उससे पहले हमें यूरोप को देखना होगा कि यूरोप की क्या व्यवस्था और वियना कांग्रेस का लक्ष्य क्या था, क्यों वियना कांग्रेस हो रही है। जब हम इसको देखेंगे तो उससे पहले हमें यूरोप के उस सारे राजनीतिक इतिहास को देखना पड़ेगा जहां पर ये घटनाक्रम हुए थे। तो इसमें हम चलें, जिससे पहले कि हम वियना कांग्रेस को पढ़ें या इसके थीम को हम देखें कि इसका थीम क्या था, उस थीम के विषय में जाने, तो वहां से हमें इसकी ऑब्जेक्टिविटी पता चलेगी कि वियना कांग्रेस क्यों हो रही है। The objectives of the Congress was to provide a long-term peace plan for Europe by settling critical issues arising from the French Revolutionary Wars and the Napoleonic Wars. यहाँ विद्यार्थियों बहुत ही क्लियर हुआ है कि जो 19वीं शताब्दी का समय था वो बदलाव का समय था और 18वीं शताब्दी का जो अंतिम समय था, जो अंतिम 2-3 दशक आ रहे थे, वो भी बहुत परिवर्तन के थे। हमें पहले 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में अगर हम जाएं तो हम 1776 के अंदर आते हैं। 1770 के बाद 1776 को पढ़ते हैं तो वहां पे सबसे बड़ी घटना आपके पास आती है कि अमेरिका की आजादी। अमेरिका आजाद हो जाता है। अमेरिका जो इंग्लैंड का उपनिवेश था, उस वहां पे स्वतंत्रता के लिए विद्रोह होता है और वो अमेरिका आजाद हो जाता है। इंग्लैंड और फ्रांस, इन दोनों के अंदर साम्राज्यवादी शक्तियां थी, उसको लेकर इनके हमेशा रिलेशंस बड़े ही खराब रहे हैं। दोनों एक दूसरे के दुश्मन रहे हैं, इनकी प्रतिस्पर्धा होती रही। उसके बाद 1789 का समय आता है तो वहां पे फ्रांस की क्रांति होती है। वो फ्रांस की क्रांति जैसा जिक्र किया गया है कि जो पीस प्लान थी, सेटलिंग द अराइजिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशनरी वार्स, ये रेवोल्यूशनरी वार्स कौन से थे, तो 1789 की फ्रांस की क्रांति आती है और वहां से निरंकुश शासन समाप्त हो जाता है। वो निरंकुशता जो वहां के राजाओं ने फैलाई हुई थी। और 1789 की क्रांति में जब बास्तिल का पतन होता है, आपने अपने अध्याय फ्रांस की क्रांति में पढ़ा होगा कि 1789 की फ्रांस की क्रांति का जो स्लोगन था, जो नारा था, वो था स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव। अर्थात कि एक मुल्क में हम रहते हैं, एक देश में रहते हैं, तो वहां पे स्वतंत्रता भी होनी चाहिए और समानता भी होनी चाहिए और आपस में भ्रातृभाव भी होना चाहिए। ये उसका नारा था। और उसके बाद की जो चीजें आप देख रहे हैं, 1700 के बाद जो परिवर्तन हो रहा है, उस परिवर्तन को इसके अंदर शामिल किया गया है। क्यों? क्योंकि फ्रांस एक बहुत बड़ी ताकत बन गया था। जब फ्रांस इतनी बड़ी ताकत बन गया था तो वहां पर, जैसा आपने अपने अध्याय में देखा कि नेपोलियन जब वहां पे सेना के अंदर आता है तो नेपोलियन 1804 में वहां का शासक भी बन जाता है। और शासक बनने के बाद वो अपने साम्राज्यवादी युद्ध करता है, साम्राज्यवाद को बढ़ाता है अपने। तो वो जो फ्रांस का नक्शा है, मैं आगे इस मानचित्र में आपको दिखाऊंगा कि फ्रांस से लेकर वो इटली, ऑस्ट्रिया, और उसके बाद मैं मानचित्र में दिखाता हूँ, उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे। यहाँ पे इस मानचित्र में देखिए विद्यार्थियों, ये फ्रांस है और ये फ्रांस, इस सारे क्षेत्र में ये फ्रांस का आधिपत्य है। और इस आधिपत्य के साथ ये जो क्षेत्र है, ये उसकी टेरिटरीज हैं, ये उसने जो स्वीकार कर रखी थी अपने, जो उसके साथ मिले हुए थे, वो सारी चीजें आती हैं। और उसके बाद ये मुल्क आ जाते हैं। तो यहाँ से लेकर ये पुर्तगाल तक इसमें
आ गया था, वो पुर्तगाल पर भी अधिकार कर लेता है जब वो वियना की संधि के अंदर लड़ाई करता है। जो वियना के अंदर जब वो बात वियना का नहीं है, इससे पहले वो जब अपनी महाद्वीपीय नीति अपनाता है तो वो पुर्तगाल को भी हरा देता है, क्योंकि पुर्तगाल के इंग्लैंड के साथ बड़े अच्छे व्यापारिक संबंध थे। तो इस पूरे क्षेत्र के ऊपर वो अधिकार करता है। तो ये जो हम अपने मैसेज में दे रहे हैं, ये जो रिवोल्यूशनरी वार्स थे, इन वार्स से छुटकारा पाने की जो बात करते हैं, वो हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। ये उसकी ऑब्जेक्टिविटी थी वियना कांग्रेस की, कि इस सारी चीजों से छुटकारा दिया जा सके। एक तो सारे फ्रेंच के रिवोल्यूशनरीज और नेपोलियन के जो वार्स थे। द गोल वॉज नॉट सिंपली टू रिस्टोर ओल्ड बाउंड्रीज। इसका जो गोल था, इसका जो लक्ष्य था, वो पुरानी बाउंड्रीज को सेटल करना नहीं था, but to resize the main power so they could balance each other and remain at peace। अर्थात पूरे जो वियना कांग्रेस का जो लक्ष्य था वो शक्ति संतुलन का था। कोई बड़ा देश ना हो ताकि अपनी शक्ति के आधार पर वो दूसरे देशों को अपनी कॉलोनी बना ले, अपने साम्राज्य का विस्तार करे और वहां पे उनका अधिकार कर जाए। ये सबसे बड़ी चीजें थी। तो उसको हम देखते हैं, ये बातें आगे आ रही हैं। ये वियना कांग्रेस की थी और ये कब आ रही है? जब नेपोलियन अपने वार सारे के सारे लड़ता है और 1815 के अंदर नेपोलियन, ये जो वियना कांग्रेस होती है, क्योंकि 1815 में नेपोलियन का जब जो वाटरलू की लड़ाई के अंदर वो हार जाता है, उसके बाद ये चीजें बढ़ती हैं। और वियना कांग्रेस में मैं एक बार फिर आपको मानचित्र पर ले जाऊंगा। यहाँ पे ये देखेंगे तो यहाँ पर ये जो देश है ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रिया का जो शासक है मेटरनिख, ये मेटरनिख इसको बुलाता है। और उसके बाद ये जो पूरी की पूरी बाउंड्रीज हैं, इनका लक्ष्य क्या है पूरी की पूरी वियना कांग्रेस का? इस फ्रांस का जो आधिपत्य है, उस आधिपत्य को समाप्त कर दिया जाए। और जब 1790 के अंदर नेपोलियन शक्ति में आता है, नेपोलियन जब यहाँ पे पहुंचता है, नेपोलियन यहाँ का अधिकार करता है, तो उस सारे क्षेत्र को नेपोलियन के समय, जब नेपोलियन सत्ता में नहीं आया था, उस समय जैसी बाउंड्रीज की जाए। लेकिन यहाँ पर वो इटली को वो स्थिति नहीं देता है, क्योंकि इटली के पार्ट हैं, वो अपना अधिकार कर लेता है और अपने साम्राज्यवादी के ऊपर जो लंबार्डी और वेनेशिया के प्रदेश हैं वो अपने पास रख लेता है। और ये बात करता है कि यहाँ पे एक ऐसे देशों की, एक ऐसे देश के पास इसका अधिकार होना चाहिए ताकि वो फ्रांस को रोक सके। और इस पूरे यूरोप को वो इस तरीके से बांटता है इस वियना कांग्रेस के अंदर कि फ्रांस की जहां जहां सीमाएं लगती हैं, उन सीमाओं के ऊपर ऐसे देशों को मजबूत बनाया जाए ताकि फ्रांस दोबारा से हरकत ना कर सके, दोबारा से वो क्षेत्र को जीत ना सके। ये उस वियना कांग्रेस के अंदर बात आती है। फिर इसके अंदर हम चीज पढ़ते हैं कि वियना कांग्रेस में जो फ्रेंच टेरिटरीज थी, जो फ्रेंच टेरिटोरियल बॉर्डर्स थे, वर रीएस्टेब्लिश्ड, दोबारा से उनको फ्रांस के जो उसकी सीमाएं थी उनको दोबारा से निर्मित किया जाता है, दोबारा से उनको डिसाइड किया जाता है। एंड 8 यूरोपियन स्टेट्स कन्वेंट एट द कांग्रेस ऑफ वियना हेल्ड बिटवीन सितंबर 1814 टू जून 1815। सितंबर 1814 से और जून 1815 तक ये चलता है। और जो यूरोपियन स्टेट्स थे, 8 यूरोपियन स्टेट्स है, वो डिसाइड कर रहे हैं इसके अंदर कि उसकी बाउंड्रीज के अंदर क्या हम उनको रीएस्टेब्लिश करें, टू रिस्टोर द बैलेंस ऑफ पावर व्हाइल होपिंग टू मेंटेन ए लास्टिंग पीस। कि एक शांति बनाए रखने के लिए, एक शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए उसकी सीमाओं का दोबारा से निर्धारण करने की बात करते। मेटरनिख जब वहां का चांसलर था ऑस्ट्रिया का, तो यहाँ पे बात आती है, मेटरनिख हैड 3 गोल्स at the Congress. First, he wanted to prevent future French aggression by surrounding France with strong countries. जो मैंने आपको बात बताई कि मजबूत देशों के वो अधिकार में उसके बाउंड्रीज को देना चाहता है ताकि दोबारा से फ्रांस का ऐसा एग्रेशन ना हो जैसा नेपोलियन के समय में हुआ था। और सेकंड, he wanted to restore a balance of power, वो शक्ति संतुलन बनाना चाहता है। और तीसरा वो चाहता है रिस्टोर यूरोप्स रॉयल फैमिलीज, जैसे यूरोप की जो पहले सत्ता थी उसको बनाना चाहता है। तो यहाँ पे विद्यार्थियों आपके समझने की एक विशेष चीज आती है कि जो वियना कांग्रेस थी, वियना कांग्रेस हालांकि शांति के लिए हो रही थी, लेकिन यहाँ पे आप एक चीज देखेंगे, उसका लक्ष्य फ्रांस को शक्तिहीन करना था और फ्रांस के ऊपर सारी की सारी बाधाएं या फ्रांस के अंदर कुछ लिमिटेशंस लगानी थी ताकि फ्रांस वो ना रहे। और जैसा उसने इन कंट्रीज को बांटा था, उसकी बाउंड्रीज को बनाने की बात कर रही थी, तो यहाँ पे मेटरनिख अपनी प्रभुसत्ता बनाता है और अपने अनुसार इसकी बाउंड्रीज को डिसाइड करता है। वो जो डिसाइड करने की चीजें थी वो पुनः एक बार फिर उस आंदोलन के लिए ही बीज बोए जाते हैं।
जिस तरीके से आपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को पढ़ा होगा, जब प्रथम विश्व युद्ध को आप पढ़ते हैं तो प्रथम विश्व युद्ध की जो संधियां हुई थी वो संधियां इतनी एग्रेसिव थी कि इतना जर्मनी वगैरह को इतना सप्रेस कर दिया गया था कि उसकी संधियों ने ही दूसरे विश्व युद्ध का बीज बो दिया था। सेम चीज यहाँ पे वियना के साथ हो रही है कि जो एक तरफ जहां नेपोलियन का अधिकार था उस अधिकार को जब हम समाप्त करने लग रहे हैं तो उसमें अपना इंटरेस्ट शो करते हैं और वहां पे अपने इंटरेस्ट के अनुसार उसकी बाउंड्रीज को डिसाइड करते हैं। फिर यहाँ पे आता है द मेन गोल ऑफ द ट्रीटी ऑफ वियना 1815 वाज टू अनडू ऑल द चेंजेस दैट वर ब्रॉट अबाउट इन यूरोप। वही बात आती है कि यूरोप के अंदर जो बदलाव आए थे उन्हें दोबारा से वही परिवर्तित करना ड्यूरिंग द रेन ऑफ नेपोलियन एंड नेपोलियनिक वॉर्स। नेपोलियन के समय में और उसके युद्धों के समय में जो जैसे उसने प्रदेशों को जीता था या बदला था वो सारी की सारी चीजों को बदलने पे लगने का डिसीजन किया जाता है। द ट्रीटी वाज कन्वीन्ड by 4 European nations that had defeated Napoleon। एक 4 देशों का जो समूह था जिसने इनको हराया था वो इसके अंदर मुख्य भूमिका निभाते हैं। एंड द ट्रीटी एम्ड एट जनरेटिंग ए लॉन्ग टर्म पीस प्लान फॉर यूरोप। यूरोप के अंदर एक लंबी सुरक्षा के लिए ये बात की जाती है कि हम बहुत बड़ी सुरक्षा इसके लिए कर रहे हैं, उसका इसको आधार बताया जाता है। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप इस मानचित्र को देख रहे हैं तो इस मानचित्र में देखिए दो चीजें आपको बड़ी स्पष्ट आ रही हैं। ये सारा जो क्षेत्र है जहां पे कर्सर घूम रहा है ये विद्यार्थियों फ्रेंच टेरिटरी है। इस फ्रेंच टेरिटरी के अंदर ये फ्रांस का अधिकार है। यहाँ पे सारा का सारा ये जो इलेरियन प्रोविंसेस हैं और यहाँ पे ये जो पेपल स्टेट है, ये पेपल स्टेट विद्यार्थियों ये इटली का भाग है। ये पेपल स्टेट क्या था, जब नेपोलियन ने जब जो अपनी एक महाद्वीपीय संधियां की थी, महाद्वीपीय व्यवस्था बनाई थी इंग्लैंड के खिलाफ, उस समय इस पेपल स्टेट ने यहाँ से जो यहाँ रोम का जो राज्य था यहाँ पे तो उसने मना कर दिया था, वो न्यूट्रल रहने की बात कर रहा था, तो उसने पोप को ही यहाँ से सत्ता मुक्त कर दिया था और इस पेपल स्टेट को फ्रांस की प्रॉपर्टी बना दिया था, फ्रांस के अधिकार में ले लिया था। सॉरी, प्रॉपर्टी नहीं बनाया था, फ्रांस के अधिकार में ले लिया था। तो ये फ्रांस की सीमा थी। दूसरा, जब आप देखेंगे कि ये जो दूसरा क्षेत्र है ये फ्रेंच डिपेंडेंसीज हैं, ये फ्रांस के ऊपर आधारित है। ये पूरा क्षेत्र जो आप स्पेन का देख रहे हैं और फिर यहाँ पे स्विट्जरलैंड और ये सारा क्षेत्र जो राइन का संघ बनाया था उन्होंने, और ये इटली का जो है किंगडम ऑफ इटली स्टेट्स एरिया, यहाँ पर ये देखेंगे आप नेपल्स और सिसिली है, ये सार्डिनिया, पिडमांड, ये सारा क्षेत्र। अब यहाँ से विद्यार्थियों आप ये लगाइए ये पूरा क्षेत्र नेपोलियन के अधीन आ जाता है और ये सारा क्या है, ये मेडिटेरियन सी है सारा का सारा। उसके बाद ये नेपोलियन के जो इंडिपेंडेंट स्टेट्स थे उनके अंदर ये चीज आती है, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं, ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हैं सारे के सारे। कि यहाँ पे ये ओटोमन साम्राज्य है, यहाँ पे रूस है, ये स्वीडन है और ये स्कॉटलैंड, आयरलैंड और इंग्लैंड है और यहाँ पे पुर्तगाल है। बाद में पुर्तगाल को वो हराता है लेकिन अपनी सीमाओं में शामिल नहीं करता। और ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं ये उसके अलाइज हैं, ये जिनके साथ वो संधियां करता है उससे जुड़े हुए हैं। तो किंगडम ऑफ पर्शिया है, ये ऑस्ट्रिया है यहाँ पे, और किंगडम ऑफ नॉर्वे है। तो इस पूरे यूरोप के अंदर, चाहे मध्य यूरोप है या उत्तरी यूरोप है, इस सारे क्षेत्र के ऊपर उसका अधिकार हो जाता है। तो ये जो वियना कांग्रेस बुलाई जाती है, उस वियना कांग्रेस का लक्ष्य है कि फ्रांस की जैसे 1790 के समय में जो स्थिति थी वैसी की वैसी स्थिति बना दी जाए और ये सारे अधिकार उनके समाप्त कर दिए जाए। जब आप इस क्वेश्चन को पढ़ते हो तो आपको ये ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि ये क्या व्यवस्था थी। फिर इसी चीज को हम दूसरे मानचित्र के हिसाब से देखते हैं। ये नेपोलियन एम्पायर है, ये सारा का सारा देखिए, ये स्पेन के साथ ये फ्रांस के ये सारा क्षेत्र है, ये उसका एम्पायर है। दोबारा से दिखाने की कोशिश की है और ये नेपोलियन के एलाइज हैं जो मैंने पहले मानचित्र में दिखा रहा था, ये उसके एलाइज थे सारे के सारे, जहाँ पे ये कर्सर घूम रहा है ये एलाइज आते हैं उसके। और तीसरी चीज आता है ये जो डिपेंडेंट स्टेट्स थे उनके, ये डिपेंडेंट स्टेट्स के अंदर ये जो मार्क कर रखा है स्पेन वगैरह ये है, ये सारे डिपेंडेंट स्टेट्स आते हैं। तो हमें जब हम इसके पढ़ रहे हैं, हम जो वियना कांग्रेस पढ़ रहे हैं, तो उससे पहले वियना कांग्रेस से पहले क्या चीज थी और क्या उसमें बदलाव आता है उसको देखना हमारी जिम्मेदारी हो जाती है। ये वियना कांग्रेस का ही जो वियना कांग्रेस था, ये वहीं की भाषा के अंदर लिखा हुआ है वियना का। ये जो वियना कांग्रेस का जो वहां से प्रस्ताव हुए थे और जो एक वहां सारा का सारा जो
ये कांग्रेस के अंदर प्रस्ताव जो पारित हुए थे उसका बाहर का ये लुक है एक, जो आपको दिखाने का है। इसमें देखिए आप डेट लिखी हुई है 9 जून 1815, तो ये चीज आती है। तो विद्यार्थियों इन चीजों को जब आप देखेंगे तो आपको इसका अच्छा पता चलेगा। फिर ये आपको 1815 का यूरोप दिखा रहा हूं मैं। इससे पहले आपने यूरोप देखा था वो 1812 का था। तो इसके अंदर आप ये पूरा का पूरा देख सकते हैं, ये दोबारा से उसके अलाइज, और ये जो पूरा का पूरा क्षेत्र था ये यूरोप का, ये जो बीच का है ये सारा का सारा क्षेत्र उसके अधिकार में था। इसके ऊपर सारी चीजें डिसाइड होती हैं। जब इस तरीके की घटनाओं को आप पढ़ते हैं, नेपोलियन को पढ़ रहे हैं या यूरोप के दूसरी व्यवस्थाओं को, चाहे जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, बिस्मार्क को पढ़ेंगे आप, चाहे मेटरनिख को पढ़ेंगे, चाहे नेपोलियन को पढ़ रहे हैं या फ्रांस की क्रांति को पढ़ेंगे, तो उसके अंदर इस मानचित्र को देखना बहुत जरूरी है, जहां से आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। टेक्स्ट की बजाय उसकी ज्योग्राफी देखिए ताकि ये सारा पता चले। आर्थिक परिवर्तन कैसे हुआ था, ये पैसिफिक सागर, जो पैसिफिक का एरिया है ये मेडिटेरियन सी है, यहाँ इसके नीचे चले जाएंगे तो ये अफ्रीका आ जाएगा। यहाँ से आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें क्लियर होती हुई चली जाएंगी। ये हमारा देखने का एक चीज है, जो पहले हम जब वियना कांग्रेस पढ़े तो हमें ये देखना हमारी ड्यूटी बनती है। ये वियना कांग्रेस जो हो रही थी उस मीटिंग का एक दृश्य है आपको दिखाने के लिए, जो मीटिंग जो वियना में 1815 में हो रही थी, 14-15 के अंदर जो हुई थी। यहाँ हमारे पास आती है मेन ऑब्जेक्टिव्स और मोटिव्स ऑफ द कांग्रेस ऑफ वियना के मेन उद्देश्य क्या थे, प्रमुख उसके उद्देश्य क्या आते हैं। तो सबसे पहले चीज आती है एस्टेब्लिशिंग पीस इन यूरोप। फॉर द लास्ट 23 इयर्स यूरोप वाज इन वॉर। 1815 से पहले की अगर आप स्थिति देखेंगे तो वो पिछले 23 सालों से युद्धों में शामिल था, और इन 23 सालों में जो नेपोलियन है, नेपोलियन ही इन युद्धों को आगे बढ़ा रहा था और अपना साम्राज्य विस्तार कर रहा था। नंबर 2 आएंगे टू प्रिवेंट फ्यूचर फ्रेंच एग्रेशन। भविष्य में फ्रांस ऐसा ना करे, फ्रांस इस तरीके की साम्राज्यवादी नीति ना अपनाए या उनका कोई ऐसा शासक ना आए, उसको रोकने के लिए वो पहले ही एक कार्यक्रम या पहले ही एक बैठक करते हैं ताकि उसके ऊपर लगाम लगाई जा सके। तीसरा आता है मेकिंग यूरोप सेफ फ्रॉम द रेवोल्यूशनरी फिलोसफी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन। जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की फिलोसफी थी, जो नारा था, जो रेवोल्यूशनरी स्लोगन्स थे, आप इसको फिलोसफी भी कह सकते हैं और फिलोसफी के साथ साथ एक स्लोगन भी कह सकते हैं। अलग अलग पुस्तकों में इतिहासकार इसको अपने अपने इंटरप्रिटेशन से अलग अलग बातें कहते हैं। तो यही चीज हम इसमें देखते हैं कि जो स्लोगन क्या थे, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृभाव। ये जो क्रांतिकारी जो स्लोगन्स थे, क्रांतिकारी जो विचारधारा थी, क्रांतिकारी जो दर्शन था, क्रांतिकारी जो सिद्धांत था, ऐसे सिद्धांतों से यूरोप को मुक्ति दिलाना, ये भी उनका एक लक्ष्य था इस वियना कांग्रेस का। और नंबर 4 आता है आइसोलेटिंग द कंट्रीज हु वर विद नेपोलियन। जो नेपोलियन के साथ थे, जिन्होंने उसके युद्धों में उनका साथ दिया था, उन कंट्रीज को आइसोलेट कर देना, बिल्कुल अलग कर देना, ये इस वियना कांग्रेस का एक जो उसके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे वो यहाँ पे आते हैं। फिर इसके बाद आती है विद्यार्थियों, इसके प्रिंसिपल्स क्या आते हैं। इसके प्रिंसिपल्स आते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ बैलेंस ऑफ पावर, पूरे शक्ति संतुलन बनाना है। प्रिंसिपल्स ऑफ लेजिटिमिटी, उसकी लेजिटिमिटी के ऊपर सिद्धांत बनाने हैं। और प्रिंसिपल ऑफ कंपनसेशन, जो कंपनसेशन है उसकी बात चलती है। तो वो इसके प्रिंसिपल्स के अंदर चीजें आती हैं जो हम इसके अंदर देखेंगे। तो उसके अंदर चीज आ रही है, इन्हीं तीनों चीजों को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो वो ये चीज डिटेल आती है कि मेन डिसीजंस ऑफ द वियना कांग्रेस और प्रोविजंस ऑफ द वियना सेटलमेंट। जो वियना सेटलमेंट है उसके मेन प्रोविजंस क्या हैं, उसकी जो वियना की जो संधि हुई थी उसके मेन प्रोविजंस क्या हैं। तो उसमें अगर विद्यार्थियों देखें हम, तो ये देखिए 12 कंट्रीज आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं। नंबर 1 फ्रांस, नंबर 2 रशिया, नंबर 3 पर्शिया, नंबर 4 ऑस्ट्रिया, नंबर 5 इटली, नंबर 6 जर्मनी, नंबर 7 हॉलैंड और हॉलैंड एंड बेल्जियम, और नंबर 8 के ऊपर आता है स्पेन एंड पुर्तगाल, और नंबर 9 पर आता है डेनमार्क। डेनमार्क के बाद अगला जो देश आता है जहां पे हम करेंगे वो आता है स्विट्जरलैंड, और 11वां देश आता है इंग्लैंड। ये जो चीजें थी यहाँ विद्यार्थियों, इनके साथ जो सारी संधियां होती हैं वो देखने की चीज आती है कि फ्रांस को क्या, सबसे पहले फ्रांस के बारे में अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर फ्रांस में जो वियना कांग्रेस था तो इसमें नेपोलियन से ही प्रतिनिधित्व जो खफा थे,
तो फ्रांस की राजनीतिक सीमाएं तय कर दी जाती हैं। 1792 ईस्वी में जो उसकी सीमाएं थी वही सीमाएं रखी जाती हैं। लेकिन सम्मेलन जो है, उस सम्मेलन के अंदर एक और चीज विशेष आती है। उस विशेष चीज में विद्यार्थियों ये आता है कि उसकी सीमाएं तय करने के साथ साथ नेपोलियन दोबारा से सत्ता में न आए तो उसके आधार पर उसकी सीमाएं निर्धारित करते हैं और फ्रांस के शासन पर फिर बूर्बो वंश का शासन स्थापित कर दिया जाता है। और इसके लिए लुई 16वें का जो भाई है, लुई 18वें को सत्ता में बैठा दिया जाता है, उसको राजा बना दिया जाता है। उसके बाद युद्ध हार जाने के तौर पर 70 करोड़ फ्रैंक की मांग की जाती है और जो भुगतान नहीं होगा तो इसमें 1,50,000 सैनिक फ्रांस में तैनात कर दिए गए और उन सैनिकों का खर्चा फ्रांस की सरकार ही वहन करेगी। फिर उसके बाद फ्रांस के जो प्रसिद्ध दुर्ग थे वो 5 वर्ष के लिए इंग्लैंड को दे दिए गए ताकि फ्रांस अपनी सैन्य क्षमता को फिर से विस्तार न कर सके और इन दुर्गों को फ्रांस से खाली करवा लिया गया। फिर फ्रांस के उपनिवेश माल्टा, टोबगो, मॉरिशस, सेंट लूसियन के द्वीप थे और जो अन्य देशों को दे दिए गए और फ्रांस के सीमावर्ती देशों स्विट्जरलैंड, सार्डिनिया की सीमाओं को भी विस्तार कर उन्हें फ्रांस से थोड़ा थोड़ा क्षेत्र दे दिया गया। इसका कारण ये स्पष्ट किया गया कि उसकी सीमाएं शक्तिशाली हों और टेलीरा के प्रभाव के कारण फ्रांस ने इंग्लैंड में मार्टिनिम, स्वीडन से डेगेलिड और पुर्तगाल से फ्रेंच गुयाना वापस ले लिए गए। इसी प्रकार जब आप दूसरा देश देखेंगे तो स्पेन, नेपल्स और हॉलैंड है, उनकी भी इसी तरह जो स्पेन, नेपल्स और हॉलैंड है नेपोलियन के प्रभाव में पहले ही आ गए थे। तो नेपोलियन ने इन्हें यूरोप विजय के लिए पड़ाव के रूप में प्रयोग किया गया था, इन्हें अपना सेंटर बनाया था। तो स्पेन व नेपल्स दोनों को फिर से बूर्बो वंश के शासकों को सौंप दिया गया और स्पेन का शासक फर्डिनेंड सप्तम बना, जबकि नेपल्स के शासक की घोषणा लुई 18वें ने करनी थी। तो इसी तरीके से आप जर्मनी की भी बात करेंगे तो नेपोलियन के उत्थान से पहले जर्मनी में 250 से अधिक छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था और फिर उसने 51 राज्य तो मात्र अपने नगर तक सीमित कर दिए थे और नेपोलियन ने इन सब को मिला के एक राइन का संघ बना दिया था। तो वियना कांग्रेस से पहले इस बात पर चर्चा हुई कि इस क्षेत्र में शक्तिशाली पवित्र रोमन साम्राज्य बहाल किया जाए और पर्शिया के विरोध के चलते यह संभव नहीं हो पाया, लेकिन इसके 39 राज्य बनाए गए और उसकी प्रमुखता थी वो मेटरनिख ने ले ली, ऑस्ट्रिया को दे दी गई। इसी तरह सार्डिनिया और स्विट्जरलैंड थे, ये भी फ्रांस के समीपवर्ती थे और वियना कांग्रेस में इन दोनों को शक्तिशाली बनाया गया ताकि ये फ्रांस को नियंत्रित रख सके। इसी प्रकार रूस का जो शासक था जार अलेक्जेंडर, वो वियना कांग्रेस में प्रभावशाली प्रतिनिधियों में से एक माना जा रहा था, क्योंकि जो 4 मुल्क बने थे उनमें इंग्लैंड, रूस और उसके साथ साथ ऑस्ट्रिया भी शामिल था। तो इसके अनुरूप उन्हें दंडित भी किया गया और स्वीडन से नॉर्वे को अलग कर दिया गया। स्वीडन के रूस की जब बात कर रहे थे तो रूस को पोलैंड का वारसा का क्षेत्र दे दिया गया और फिनलैंड का दक्षिण का क्षेत्र तथा सागर स्थित द्वीप समूह भी उसके पास आ गए। इसी प्रकार स्वीडन और डेनमार्क को भी मिल गया। इटली जो था, इटली को विद्यार्थियों बिल्कुल अलग तरीके से रखा गया क्योंकि इटली जो ऑस्ट्रिया के साथ लगता था और इटली को शक्तिशाली नहीं बनाया गया। इसके जो 2 प्रदेश थे लंबार्डी और वेनेशिया, उनके ऊपर फ्रांस ने अधिकार, उसके ऊपर ऑस्ट्रिया ने अधिकार कर लिया ताकि अगर फ्रांस का हमला होता है तो वो इसे पूरे को नियंत्रण में रखे। और इस लंबार्डी और वेनेशिया के कारण ही जो मेटरनिख था उसने संपूर्ण इटली पर अपना अधिकार कर लिया और वो सार्डिनिया, पिडमांट, जो कोर्सिका स्वतंत्र था, इनको छोड़ के और सारे पे अधिकार कर लिया, जो बाद में फिर इटली के एकीकरण के समय में अलग होते हैं। इसी प्रकार जो पर्शिया था, तो पर्शिया क्योंकि सबसे मजबूत था वहां पे, तो वियना कांग्रेस में पर्शिया की गणना भी बड़े राज्यों में हुई और पर्शिया को स्वीडन से पामेरनिया के साथ साथ राइन नदी के क्षेत्र प्राप्त हो गया और वेस्टफीलिया और सैक्सनी का 40% से अधिक भाग उसे प्राप्त हुआ। तो ऐसी चीजें बढ़ती गई। ऑस्ट्रिया था, ऑस्ट्रिया इसकी मेजबानी कर रहा था। तो इस सम्मेलन में मेटरनिख ने यूरोप के कई क्षेत्रों पर दावा जताया था, लेकिन इटली के क्षेत्र में वेनेशिया और लंबार्डी, जैसे मैंने आपको बता दिया, वो उसने ले लिए थे। तो इसी तरह 17 करोड़ फ्रैंक भी फ्रांस से जो उसे मिलने थे वो ऑस्ट्रिया को सबसे बड़ा हिस्सा था और ऑस्ट्रिया ने बेल्जियम के क्षेत्र पर भी कब्जा कर लिया था। तो इस तरीके से ये सारा का सारा साम्राज्यवादी ही परिणाम हुआ और बाद में जो अंतिम समय में इंग्लैंड बचा, तो नेपोलियन के विरुद्ध लड़ाई व मोर्चाबंदी में इंग्लैंड सबसे आगे था। तो इन युद्धों में जो नुकसान हुआ सबसे ज्यादा वो इंग्लैंड को ही हुआ था।
तो उसे माल्टा, आयोनिन, हेलीगोलैंड की प्राप्ति हो। यूरोप के जो बाहर इंग्लैंड की विशेष रुचि उपनिवेशों में थी, उसे ये काफी मात्रा में मिले। फ्रांस से वो टोबैगो, मॉरिशस, सांकुलिसिया के द्वीप ले लिए, स्पेन से त्रिनिदाद ले लिया, हॉलैंड से केप कॉलोनी और लंका के प्रदेश प्राप्त हो गए, और इस तरह से ये सारा का सारा मुल्क आपस में बट गया। ये वियना कांग्रेस के अंदर जो बड़े डिसीजंस हुए, इसी तरीके से पोलैंड का भी डिसीजन जैसा मैंने आपको बताया, और अंतरराष्ट्रीय इसके अंदर एक फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लॉ, एक इंटरनेशनल लॉ बनाया गया, जो मैं इसके परिणाम में आपको बताऊंगा कि जब भी कोई चीज हो तो वियना कांग्रेस के सदस्य आपस में बातचीत कर सकते थे। और एक ऑपोजिशन ऑफ स्लेवरी का भी इसके अंदर मुद्दा रखा गया कि जो दास्ता है उसको समाप्त कर दिया जाए। ये चीजें इसके अंदर आगे बढ़ी थी। फिर हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है, जो इसके अंदर हम देखते हैं कि इसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसके अंदर विद्यार्थियों हमारे पास बात आती है कि रिडक्शन इन द पावर ऑफ फ्रांस, फ्रांस की शक्ति को कम कर दिया गया जैसा इसे प्रतीत हो रहा है, और वियना कांग्रेस का लक्ष्य भी यही था कि फ्रांस की शक्ति को कम किया जाए। डोमिनेशन ऑफ मेटरनिक इन यूरोप, जिस तरीके से पहले जो 1815 से पहले नेपोलियन की जो डोमिनेंस थी, उसी प्रकार से नए स्वरूप के अंदर मेटरनिक की डोमिनेंस यहाँ पर हो गई, मेटरनिक की प्रमुखता हो गई, यहाँ पे प्रधानता हो गई, वही सर्वे सर्वा हुआ। और इंक्रीज ऑफ रशियन पावर एंड इन्फ्लुएंस, रूस की शक्ति भी बढ़ गई, उसका क्षेत्र भी बढ़ा और उसका इन्फ्लुएंस भी आगे बढ़ा, लोगों पर, देशों पर प्रभाव भी उसका बढ़ा। ऑस्ट्रियन डोमिनेंस इन सेंट्रल यूरोप, अगर हम सेंट्रल यूरोप की बात करते हैं, मैं दोबारा से आपको उस मानचित्र पर ले जाता हूं कि ये जो सेंट्रल यूरोप है, यहाँ पे आप देख रहे हैं विद्यार्थियों, ये सेंट्रल यूरोप है। एक और क्लियर मैप के अंदर आपको दिखाता हूं, यहाँ पे ये जो सेंट्रल यूरोप है, ये मध्य यूरोप है। इस मध्य यूरोप के अंदर विद्यार्थियों, जो यहाँ फ्रांस की प्रभुसत्ता थी पहले, इसी प्रकार नए स्वरूप के अंदर 1815 के बाद इस ऑस्ट्रिया की महत्ता हो गई। ये इस वियना कांग्रेस का एक परिणाम के अंदर ये चीज आती है। फिर इसके अंदर आता है कि पर्शियन सुप्रीमेसी इन जर्मनी, जर्मनी के अंदर जब हम देखें तो वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था, उसमें पर्शिया की जो भूमिका है, पर्शिया के जो प्रोमिनेंस है वो बढ़ जाती है। तो ये चीज यहाँ पे हमारे पास आगे आती है कि जो जर्मनी के अंदर व्यवस्था में बदलाव होता है, वो बदलाव यहाँ हो रहा है, ये चीज उसके परिणाम में आती है, और ये जब हम घटनाक्रम को देखेंगे उसी से पता चलेगा। इंग्लैंड बिकम द बिगेस्ट कॉलोनियल पावर, इंग्लैंड, जब आप नेपोलियन को भी आपने पढ़ा है तो उस समय भी देखा था कि इंग्लैंड है वो बहुत बड़ी एक औपनिवेशिक शक्ति थी, जिसके कारण वो डोमिनेंस थी उसकी। इसी प्रकार अब जब ये जो वियना कांग्रेस होती है, तो इस वियना कांग्रेस के बाद भी इंग्लैंड को और जो द्वीप मिल जाते हैं और उपनिवेश मिल जाते हैं, तो वो और बड़ी एक कॉलोनियल पावर बन जाता है। फाउंडेशन ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड जर्मनी, इसी स्थान से यहाँ जब जर्मनी और इटली के ऊपर अत्याचार होते हैं और जब मेटरनिक की निरंकुशता चलती है, तो फिर यहाँ पे राष्ट्रवाद आगे बढ़ता है, और इटली और जर्मनी की जो फाउंडेशन है, उनका जो एकीकरण है, उसकी शुरुआत यहाँ से होती है। हालांकि उनके एकीकरण की शुरुआत तो नेपोलियन के समय से ही हो गई थी, जब उन्होंने इटली को एक कर दिया था, और जर्मनी को भी उन्होंने एक किया था, जब राइन का संघ बनाया था तो बहुत से प्रदेशों को एक कर दिया था। इंटरनेशनल पीस एंड कोऑपरेशन, अंतरराष्ट्रीय शांति और सहयोग की स्थापना होती है, ये देश आपस में मिलकर बात करते हैं। फिर आता है एडमायरेबल एफर्ट्स फॉर ह्यूमन वेलफेयर, मानव वेलफेयर के लिए बहुत बड़े एडमायरेबल एफर्ट्स होते हैं, बहुत अच्छे स्टेप लिए जाते हैं, जो मानव कल्याण की बातें होती हैं, वो चीज चलती है। फिर इसके परिणाम में ही एक और चीज आती है कि इंपॉर्टेंस ऑफ सेटलमेंट देन वायलेंस, जो सेटलमेंट है, समझौते, युद्ध की बजाय समझौतों को प्राथमिकता देने को महत्ता दी जाती है। ये यहाँ पे आता है कि जो महत्ता सबसे ज्यादा हो वो आपसी बातचीत हो जाए, तो समझौते हो जाएं, ताकि युद्ध ना हो, ताकि ज्यादा लड़ाइयां ना हो। फीलिंग ऑफ म्यूचुअल कोऑपरेशन, आपसी सहयोग हो, आपसी कोऑपरेशन से बात बने, वो चीजें चलती है। फिर अपोजिशन ऑफ स्लेवरी एंड प्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन एस्पेक्ट, जो मैंने पहले बताया था आपको, तो जो अपोजिशन ह्यूमन स्लेवरी की होती है और जो मानव एस्पेक्ट है, मानवतावाद के जो एस्पेक्ट की बात करते हैं, वही चीज यहाँ पे आती है। तो स्लेवरी के ऊपर भी इसको रोका जाता है।
यहाँ विद्यार्थियों आपने ये वियना कांग्रेस का इतनी चीजें पढ़ी हैं कि क्या इसका परिणाम था, सिग्निफिकेंस था, क्या महत्ता थी और क्या इसके उद्देश्य थे। इसको मानचित्र के माध्यम से भी जाना और इस थ्योरी के माध्यम से भी जाना। तो लास्ट में हम ये देखेंगे कि ये जो यूरोप 1815 में था, इस यूरोप का मानचित्र वियना कांग्रेस के बाद बदल दिया गया और उसके बाद ये इस तरीके का यूरोप सामने आया जहां फ्रांस की आधिपत्य था वो सारे मुल्क अलग कर दिए गए, अलग अलग चीजें हो गई और ये इस तरीके से वियना कांग्रेस समाप्त होती है। तो ये जो नेपोलियन ने युद्ध करके और जितना क्षेत्र जीता था उसको अलग से बांट दिया गया, उसको साम्राज्यवादी जो या फ्रांस के साथ जोड़ दिया गया था, उससे अलग किया गया। लेकिन यहाँ एक और बात विचारणीय है कि उसके ऊपर मेटरनिख का अधिकार हो गया और बाद में मेटरनिख की उन्हीं नीतियों के खिलाफ यहाँ पे आंदोलन भी होते हैं। उसमें इटली का भी आंदोलन होता है, जर्मनी के एकीकरण का भी आंदोलन होता है और अंत में 1848 ईस्वी में मेटरनिख उसे छोड़ता है, जो फ्रांस की सॉरी छोड़ता नहीं है, जो 1848 में फ्रांस की क्रांति होती है और फिर सारा का सारा 1870 में आके जब बिस्मार्क होता है वहां पे तो जर्मनी का एकीकरण हो जाता है और इटली का एकीकरण उसी के साथ होता है। तो विद्यार्थियों जब हम इस अध्याय को पढ़ते हैं तो इन सारे एस्पेक्ट्स को साथ लेके और नेपोलियन के विजय थी और नेपोलियन के परिणाम थे उनको साथ लेके पढ़ेंगे तो हमें बहुत आसानी से ये समझ में आएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये अध्याय यही समाप्त होता है।